नमस्कार सभी को। जैसा कि अनु ने बताया कि आज हम लोग एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग कूल्हे कूल्हे हिप जॉइंट मतलब हिंदी में हम लोग कूल्हा बोलते हैं, जिसे कूल्हे के पेन से दर्द से ग्रसित होते हैं। तो अक्सर ये पाया जाता है कि कई बार ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप निकलता है। तो क्या है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट? आइए उसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा। एवास्कुलर मतलब होता है कि जो खून की धमनियों का जो खून का रिसाव है कूल्हे में वो रुक जाना। ये और भी जोड़ों में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कूल्हे में पाया जाता है। जैसे बाकी जगह जैसे कंधे, कोहनी, कलाई, कूल्हों के अलावा टखना और घुटनों में भी पाया जा सकता है। होता क्या है, कैसे रुक जाता है ये खून? जो खून की धमनियाँ हैं कैसे रुक जाती है? ये किसी चोट की वजह से हो सकता है, या जैसे कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हों उनमें हो सकता है ये। कोई बहुत दिन से स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हों, या कोई जैसे जो किसी को कीमोथेरेपी चल रहा हो, या सिकल सेल अनीमिया हो। ये जो भी कारण है, उसमें कारण जो अल्टीमेटली एक होता है कि खून की धमनियों में खून का प्रसाव रुक जाना, जो कि जिसके कारण कि वो हड्डी सूख जाती है और धीरे धीरे अपना जो अस्तित्व है वो खोने लग जाती है। जैसे जो गोलाई कूल्हे की अगर बात करें तो जो गोलाई है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है कूल्हे का, तो बॉल अपनी गोलाई खो देता है और जो कप है, जो कूल्हे का जो कप है उसका भी जो गहराई है वो भी खो जाता है। तो धीरे धीरे ये स्टेज वाइज 1 2 3 4 5 स्टेजेस में ये धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। और शुरुआती लक्षण में केवल मरीज को दर्द होता है। दर्द वो हल्का हल्का दर्द होता रहता है, जिसको कि कई बार लोग नकार देते हैं कि ठीक है, दर्द ऐसे हो रहा हो किसी कारण से। तो अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा समय से है, तो उसे तुरंत उसको नानदेखा ना करें, जाके अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और कारण जाने कि क्यों हो रहा है ये दर्द। हो सकता है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो रहा हो। कई बार ये बिना किसी कारण के भी होता है, जिसमें कि कोई अल्कोहल का हिस्ट्री नहीं हो, या फिर स्टेरॉइड इंटेक का कोई हिस्ट्री नहीं हो, कोई और बीमारी नहीं हो। तो कई बार ये बिना किसी कारण भी हो सकती है, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। ये एक कूल्हे में भी हो सकता है या दोनों कूल्हे में भी हो सकता है, एक के बाद एक। अक्सर ये पाया गया है। तो ये बीमारी को हम लोग पकड़ते कैसे हैं? शुरुआती लक्षण जैसे बताया मैंने कि कूल्हे में दर्द लेके मरीज आएगा आपके पास। शुरुआती लक्षण यही होता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे अगर हम लोग इसमें शुरुआती लक्षण में अगर केवल एक्सरे करके छोड़ दें इस बीमारी के लिए, तो ये पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआती लक्षण में एक्सरे में बहुत ही मामूली कोई चेंज आएगा तो आएगा, वरना हो सकता नहीं भी दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग को MRI चाहिए होता है। MRI में शुरू में कूल्हे में सूजन दिखाई दे सकती है, और धीरे धीरे अगर मरीज ने बहुत लेट से डॉक्टर का परामर्श लिया है, तो उसमें हड्डियां गल चुकी होती है, कई बार हड्डियां कोलैप्स कर चुकी होती है, और जो जोड़ है गोलाई अपना खो चुका होता है। तो इसको ठीक करने के लिए या इसका उपचार करने के लिए ज़रूरी है कि ये अपना कूल्हा बचाने के लिए जो मरीज हैं अपने डॉक्टर से शुरुआत में ही संपर्क कराएं। तो इसका और क्या होता है, इसमें जो एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप में चोट से भी हो सकता है। जैसे किसी को कोई गिर गए हैं और कूल्हा बाहर निकल गया, तो इसमें भी क्या होता है कि ब्लड सप्लाई, जो कूल्हे का ब्लड सप्लाई टूट जाता है। जैसे किसी को फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, या जैसे बॉल टूट जाना,
या बॉल का अपनी जगह से निकल जाना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिप डिसलोकेशन, या एस्टेबुलर फ्रैक्चर, जैसे कप का फ्रैक्चर जिसमें कि फिर बॉल वहाँ अपनी जगह से निकल जाता है। तो इन सभी चोटों में खून का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस कारण से क्या होता है, शुरुआती लक्षण में तो पता नहीं चलता है कि आप जैसे अब फ्रैक्चर फिक्स कर दिया गया है, तो हमें वेट करना पड़ता है कि इस लक्षण को पकड़ने के लिए कि ये कहीं बॉल सूख तो नहीं रहा है। ये आम कॉम्प्लिकेशन है किसी भी हिप के चोट के लिए, चाहे आप उसका ऑपरेशन जल्दी कराए हैं चाहे लेट से कराए हैं। ये एक आम कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हम सभी बताते हैं कि ये बॉल सूखने का के चांसेस होते हैं आगे चल के, जिसके लिए हमें रेगुलर उसे फॉलोअप में रखना पड़ता है पेशेंट्स को। आगे हम अगर उपचार की बात करें तो उपचार में सर्वप्रथम ये आता है कि उससे रेस्ट चाहिए होता है। हिप जॉइंट एक बार अगर पकड़ में आ गई, डिपेंडिंग कि कौन से स्टेज में पकड़ आई है, अर्ली स्टेजेस में जैसे 1 या 2 स्टेज है तो रेस्ट से भी फ़ायदा होता है, दर्द की दवाइयाँ से फ़ायदा होता है। फिर अगर कोई दवाई इस तरह की चल रही है जैसे स्टेरॉइड चल रही हो तो उसे अगर हम बंद कर सकते हैं तो उससे भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि जो हड्डी, यहाँ बेसिकली होती क्या है कि हड्डी गल रही होती है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। उसमें हड्डी को गलने के लिए, रोकने के लिए बिस्वासुलिट दिया जाता है, तो वो दे सकते हैं। और भी कुछ दवाइयों का ट्रायल किया गया है जो कि पक्की तरह से किसी को नहीं बता सकते कि इसके कारण से इसका प्रोग्रेशन रुक ही जाएगा। अर्ली स्टेज या स्टेज 2 में अगर आते हैं पेशेंट तो हम लोग और भी उपचार बताते हैं, जैसे कोर डिकम्प्रेशन, अंदर में प्रेशर बढ़ा रहता है और जो गली हुई हड्डियां हैं उनमें वैस्कुलरिटी इम्प्रूव करने के लिए बॉल के अंदर पतले पतले छेद कर दिए जाते हैं, ड्रिल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वैस्कुलरिटी इम्प्रूव करती है। ये मल्टीपल ड्रिलिंग है। दूसरा होता है कोर डिकम्प्रेशन। कोर डिकम्प्रेशन में जहाँ पे हड्डी गल रही है तो उसके वहाँ तक हम लोग छेद करते हैं और वो गली हुई हड्डियों को निकालते हैं और अपनी ही जैसे आईलेग प्रेस से कुछ बोन ग्राफ्ट लेके वहाँ पे डाला जाता है। दूसरा वैस्कुलराइज्ड फिबुलर ग्राफ्ट होता है कि फिबुला एक पतली हड्डी होती है जो पैरों की, वो वेसल्स के साथ निकाल के उसकी बॉल की वैस्कुलर सप्लाई को रिस्टोर किया जाता है। ये फिर दूसरा एक उपाय है कि जैसे जो वेट बेयरिंग पार्ट है, वेट बेयरिंग पार्ट जहाँ पे बॉल अगर सूख रहा है जो एरिया, जो उसका अलाइनमेंट चेंज करना, उसे कहते हैं वायरस डिरोटेशन ऑस्टियोटमी बोलते हैं, जिससे कि जो डैमेज पार्ट पे भार कम पड़ता है। तो ये सब तरीके हैं जिसमें कि हम लोग बॉल को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर अपना बॉल प्रिजर्व हो सकता है तो उससे अच्छी कोई और बात नहीं है। आगे अगर स्टेज 4 या 5 में आ रहे हैं जहाँ के बॉल को प्रिजर्व कर पाना है अत्यंत ही डिफ़िकल्ट है और हमने सारे उपाय कर लिए हैं हड्डी को बचाने के लिए, दवाइयाँ ली हैं, रेस्ट लिया है, एक लंबा समय भी अगर गुजर गया है ये सबको करते हुए, जिससे कि दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। यूजुअली क्या होता है कि ये जो बीमारी है 40 से 50-60 के बीच में ही मिल जाती है अगर नेचुरल वे में कुछ हुआ है, फ्रैक्चर को छोड़ दें तो दैनिक जीवन पे काफ़ी असर पड़ता है कि पेनफुल जीवन हो जाता है चलने उठने में। तो इस एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए कूल्हा प्रत्यारोपण का हम लोग उपाय साझा करते हैं, जिसमें कि बॉल और कप दोनों बदल दिया जाता है ताकि वो जीवन पेन फ्री रहे, अपना डे टू डे एक्टिविटी कर पाए पेशेंट। इस एज में हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बिना सीमेंट वाले ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। और बॉल सेरामिक का बेस्ट होता है, लेकिन अगर सेरामिक नहीं लगा पाएँ तो स्टील का भी लगा सकते हैं। तो इससे ये
ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल होता है कि आप जैसे कूल्हा वितरण के बाद कोई ऐसा रेस्टिंग पीरियड होती नहीं यूजली। आप जैसे ही बेड से उतर के आप वॉकर या स्टिक के सहारे हम लोग 1 या 2 दिन के अंदर चलाना चालू कर देते हैं और यूजुअली 2 से 2.5-3 महीने में पेशेंट बैक टू वर्क हो सकता है। तो ये सारी बातें थी एवास्कुलर हिप नेक्रोसिस ऑफ हिप, एक संक्षिप्त विवरण मैंने देने की कोशिश की है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक ड्यूटी डॉक्टर के मदर का ऑपरेशन किया गया, वो अभी 2 महीने हैं। अभी वो सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने के चालू कर चुकी हैं वो। और भी कई इस तरह के ऑपरेशन किए गए हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि अगर पेशेंट जल्दी हमारे पास आ गए हैं इस तरह के और अर्ली डायग्नोसिस हो गई है तो अपना कूल्हा बचाया जाता है। ये है एक संक्षिप्त ब्यौरा एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डियर व्यूअर्स, इस संबंध में आपको कोई भी समस्या हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दें या कॉल करें 0651710010 पर। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर।